आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। उत्तर देखिए, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं। लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। मतलब 3 रूपों में वो देखी गई हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की 2 ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं 2 नदियों से सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये 2 नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघली हुई दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यवती समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। प्रश्न नंबर तीसरा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। उत्तर, नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। प्रश्न नंबर चौथा देखिए। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैला के भरे जंगलों की प्रशंसा की है। इसके बाद देखिए, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव हुआ है। उत्तर, हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा, यमुना जैसी नदियां इनका ज्वलंत उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 6वां। अपने शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो देखिए, हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है आपकी भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। उदाहरण, जैसे संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। दूसरा है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों में से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और सुंदर प्रयोगों से कॉपी में लिखिए। तो देखिए, पहला लिखा है, सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। दूसरा, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। तीसरा, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। चौथा, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। 5वां, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। ठीक है, तो आइए आपके चैप्टर से है, जो आगे आपने पढ़े हुए चैप्टर नहीं, कुछ मतलब लाइनें उस चैप्टर की भी हैं।
इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8वां, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे का परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने था। ख काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। प्रश्न उत्तर नंबर पहला, नदियाँ संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। दूसरा, जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तीसरा, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी। चौथा, बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। ठीक है, तो इन सबको भी आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद देखिए 9वां नंबर पे है, आपको विशेषण और विशेष बताया गया है। तो विशेषण तो आपको पता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कुछ शब्द दिए, इसको जोड़ी में लिखना है आपको। जैसे संभ्रांत क्या है, महिला। चंचल, नदियाँ। समतल, आंगन। घना, जंगल। मूसलाधार, वर्षा। ठीक है, इसके बाद है 10वां नंबर पे आपको द्वंद्व समास मैंने बताया था। द्वंद्व समास मतलब दो शब्दों के बीच में जो आड़ी लकीर होती है ना, उसके स्थान पर हम और का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे आपको द्वंद्व समास लिखना, जैसे राजा और रानी उदाहरण में दिया ना, राजा रानी डैश लगा हुआ था, तो हमने उदाहरण में देखिए राजा और रानी। तो द्वंद्व समास में जो आपका लिखा हुआ है, छोटी और बड़ी, दुबली और पतली, भाव और भंगी, माँ और बाप। आप इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं, सुबह और शाम, अमीर और गरीब, मतलब जो भी आपको विलोम शब्द समझ में आते हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद देखिए 11वें नंबर पे है, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिन्हें उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन। दीन होता है भाववाचक संज्ञा। उसी तरीके से 9 वन। ठीक है, तो इसका क्या हो गया संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मरा, राम। राम है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मरा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो गई। राही, तो इसका जो शब्द बना उल्टा तो क्या हो जाएगा, हीरा। द्रव्यवाचक संज्ञा। धारा, राधा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नामी, मीना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मतलब जो भी शब्द आप लीजिए उसको उल्टा पलटा के कैसे भी लिखोगे, आपका उसका अर्थ जो है सार्थक होना चाहिए और उसकी संज्ञा भी आपको बतानी है। इसके बाद 12वें नंबर पे देखिए, 12वें नंबर पे आपका दिया है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप है वेत्रवती। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप भी आपको लिखना है। तो देखिए उत्तर में, जैसे सतलुज, इसको क्या बोलते हैं, सतद्रुम। झेलम, वितस्ता। रोपड़, रूपपुर। अजमेर, अजयमेरू। बनारस, वाराणसी। विपाशा, चिनाव। ठीक है, तो ये इनका मतलब बदला हुआ रूप है, तो इसको भी आपको लिखना है। 13 नंबर देखिए, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे ही कह सकते हैं। उनके ख्याल से शायद यह बात ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, मतलब उनको तो सभी लोग जानते हैं, मगर इसको नकारात्मक रूप में भी प्रयोग किया गया है, कौन नहीं जानता। ठीक है, इसी तरीके से आपको हाँ का प्रयोग और नहीं का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। जैसे वे शायद ही यह काम पूरा करें, तो ये तो नकारात्मक हो गया ना, ही लगा के, तब भी उनको यही चीज़ मतलब बताई जा रही है कि शायद ही करें, नकारात्मक ही है। कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, ये भी प्रश्नवाचक है, क्योंकि कौन नहीं जानता मतलब नहीं का प्रयोग हो रहा है। इसी तरीके से उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। आज मोदी जी को कौन नहीं जानता,
दोनों में नकारात्मक प्रयोग हो रहा है, एक में ही लगा के प्रयोग कर रहे हैं, एक में नहीं लगा के प्रयोग कर रहे हैं। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए, ये भी नकारात्मक को ही संकेत कर रहा है। फिर राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता, तो ये भी नकारात्मक को वो कर रहा है, क्योंकि इनको कौन नहीं पहचानता। तो इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का संकेत बताया जा रहा है। तो आप इन सभी को कॉपी में ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत 6 दिन का समय होता है ना। जैसे कल मैं वीडियो भेजूंगी, इसके बाद आपको 6 दिन का समय मिलेगा। तो आप पर्याप्त तरीके से, अच्छे तरीके से, मतलब ये मत बोलना कि मैडम ने इतना सारा दिया है। आपको पर्याप्त समय है, आप उसको पूरा कॉपी में करके फिर भेजिएगा। धन्यवाद।